दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख आर इंडियाज लेबर लॉज टू रिस्ट्रिक्टिव और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट लेबर लॉ चेंजेस मीन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। श्रम कानूनों में बदलाव, मायने और चिंताएं। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से देश भर में तकरीबन 1.5 महीने से उद्योग धंधे ठप पड़े हैं। आर्थिक गतिविधियां थमने से अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में कई राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों में कई बड़े बदलाव किए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन भुगतान कारखाना अधिनियम के आंशिक रूप से पालन करने की शर्त के साथ सभी श्रम कानूनों को 3 सालों के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं गुजरात, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब सरकार ने डेली वर्किंग आवर्स 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि इस पहल से कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों को रोजगार भी मिल सकेगा और आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ सकेंगी। वहीं मजदूर संघों और विपक्षी दलों का कहना है कि श्रम कानूनों में बदलाव श्रमिकों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। इन बदलावों से मजदूरों का शोषण काफी बढ़ जाएगा। इसलिए मजदूर संघ और विपक्षी दल इन बदलावों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। श्रम कानूनों में किए गए बदलावों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। श्रम संगठनों ने श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला बताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संज्ञान में लाने का फैसला किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों से 8 की बजाय 12 घंटे काम लिए जाने की अधिसूचना को वापस ले लिया है। इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ऐसे में अब मजदूरों से एक दिन में अधिकतम 8 घंटे और एक हफ्ते में 48 घंटे काम कराने का पुराना नियम ही लागू रहेगा। इसके साथ ही अब 8 घंटे से ज़्यादा काम कराने पर कारखाना मालिक को कर्मचारी को ओवर टाइम देना होगा। यह ओवर टाइम पहले के नियमों के मुताबिक मजदूरी की दरों के हिसाब से 2 गुना होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजीकृत कारखानों में मजदूरों से एक दिन में अधिकतम 12 घंटे और एक हफ्ते में अधिकतम 72 घंटे से ज़्यादा काम न लिए जाने की अधिसूचना जारी की थी। ऐसे में सवाल है कि अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की दलीलों में मजदूरों के अधिकार और उनकी सुरक्षा तो दांव पर नहीं लग गई है। सवाल यह भी है कि कोरोना के संकट में क्या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का सारा दारोमदार मजदूरों पर ही है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं श्रम कानूनों में हुए नए बदलावों के बारे में। श्रम भारत में संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए संसद और राज्यों की विधानसभाएं दोनों श्रम कानून बना सकते हैं। वर्तमान में 100 से भी ज़्यादा स्टेट लेबर लॉज और 40 सेंट्रल लेबर लॉज हैं। श्रम कानून श्रमिकों, रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियनों और सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करने वाले कानून हैं। श्रम कानूनों का मकसद श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है ताकि इन्हें उचित वेतन, काम के तय घंटे, जॉब सिक्योरिटी और बोनस जैसे अन्य लाभ मिल सकें। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, कारखाना एक्ट 1948, मातृत्व लाभ एक्ट 1961, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण एक्ट 2013 आदि कई अहम श्रम कानून बनाए और लागू किए गए हैं। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों की ओर से श्रम कानूनों को लेकर नई व्यवस्था तय की गई है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों ने श्रम कानूनों में जो बदलाव किए हैं वह करीब करीब एक जैसे ही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 सालों के लिए कुछ श्रम कानूनों को छोड़कर लगभग सभी श्रम कानूनों के प्रावधानों से उद्योगों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके द्वारा औद्योगिक विवादों, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियनों, अनुबंध श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से संबंधित श्रम कानूनों के प्रावधान एक तय सीमा के लिए निलंबित रहेंगे। यूपी में अध्यादेश लागू होने के बाद लेबर डिपार्टमेंट किसी भी उद्योग के खिलाफ एनफोर्समेंट नियम के तहत कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इस दौरान श्रम विभाग का प्रवर्तन दल श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए अगले 3 साल तक कारखाने और फैक्ट्री में छापेमारी
या जानकारी के लिए नहीं जाएगा। संशोधन के बाद यूपी में अब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 लागू रहेगा। साथ ही उद्योगों को वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 और बंधुआ मजदूर एक्ट 1976 का अनुपालन करना होगा। वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी। उद्योगों पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की धारा 5 के तहत तय समय सीमा के अंदर वेतन भुगतान प्रणाली का प्रावधान भी लागू रहेगा। श्रम कानून में बाल श्रम और महिला मजदूरों से जुड़े प्रावधानों को बरकरार रखा गया है, यानी बंधुआ मजदूरी, बच्चों और महिलाओं के नियोजन और वेतन देने से जुड़े कानूनों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इन श्रम कानूनों के अलावा बाकी सभी श्रम कानून अगले 3 सालों के लिए निष्प्रभावी रहेंगे। ये नए बदलाव पुराने कारोबार और राज्य में स्थापित किए जा रहे नए कारखानों पर लागू होंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि इन बदलावों के मायने क्या हैं। श्रम कानूनों में किए गए संशोधन के मुताबिक कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखानों को कर्मचारियों के काम करने के साप्ताहिक घंटों, दैनिक घंटों, ओवरटाइम और ब्रेक इत्यादि से जुड़े कई नियमों में छूट मिल गई है। नए बदलावों के अनुसार कोई भी कर्मचारी किसी भी कारखाने में प्रतिदिन 12 घंटे और सप्ताह में 72 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। गौरतलब है कि पहले यह अवधि दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे तय थी और ओवरटाइम करने पर प्रति घंटे सैलरी के हिसाब से दोगुनी सैलरी मिलती थी। लेकिन नए नियम के हिसाब से अब 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान 6 घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। 12 घंटे की शिफ्ट करने वाले कर्मचारी की मजदूरी दर काम के घंटे के अनुपात में होगी, यानी अगर किसी मजदूर की 8 घंटे की मजदूरी 80 रुपये है तो उसे 12 घंटे के 120 रुपये दिए जाएंगे। उद्योगों को अगले 3 माह तक अपनी सुविधा अनुसार शिफ्ट में काम कराने की छूट दी गई है। वहीं इन नए बदलावों के लागू होने के बाद लेबर इंस्पेक्टर उद्योगों की जांच नहीं कर सकेंगे। उद्योगों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया 30 दिन की जगह मात्र 1 दिन में ऑनलाइन पूरी होगी। साथ ही लाइसेंस का नवीनीकरण अब प्रतिवर्ष करने के स्थान पर 10 वर्षों बाद किया जाएगा। ऐसे ही पहले कई राज्यों में 20 से ज़्यादा श्रमिकों वाले ठेकेदारों को पंजीकरण कराना होता था, लेकिन इस संख्या को बढ़ाकर अब 50 कर दिया गया है। 50 से कम श्रमिकों को नियुक्त करने वाले ठेकेदार अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत पंजीकरण के बिना भी कार्य करने में सक्षम होंगे, यानी लेबर कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधिकांश प्रावधानों से छूट दी जाएगी। मसलन नए बदलावों के बाद कंपनियां सुविधानुसार श्रमिकों को रख सकेंगी। श्रमिकों पर की गई कार्रवाई में श्रम विभाग और श्रम न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। वहीं गुजरात सरकार की बात की जाए तो वहां नए उद्योगों के लिए 7 दिन में जमीन आवंटन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। नए उद्योगों को काम शुरू करने के लिए 15 दिन के अंदर ही हर तरह की मंजूरी दे दी जाएगी। राज्य में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण करने और समय समय पर होने वाले निरीक्षण की औपचारिकताओं से छूट दी गई है और अपनी सुविधानुसार औद्योगिक इकाइयों के कार्य संचालन का समय निर्धारित करने की भी शक्ति दी गई है। श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में नियोक्ता को दंड से भी छूट दी गई है। तो ऐसे में समझते हैं कि श्रम कानूनों में बदलाव पर राज्य सरकारों का क्या पक्ष है। राज्य सरकारों का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के कारण गिरने वाले राज्यों के राजस्व को बढ़ाने के लिए यह एक कारगर विकल्प साबित होगा। ऐसे ही राज्यों में निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों को उदार बनाना बेहद ज़रूरी है। इन बदलावों से ही मौजूदा श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा के साथ उन श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराना संभव हो सकेगा जो अपने अपने गांवों में लौट गए हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि श्रम सुधार अचानक से आया कोई नया फिनोमिना नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से उद्योगों की मांग रही है। संशोधन में श्रमिक हितों का ध्यान रखा गया है। ऐसे में मौजूदा दौर में निवेशकों को जटिल कानूनों और लाल फीताशाही के जाल में फंसने से बचाने और राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए यह बदलाव किया जाना जरूरी था। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य सरकारों की भी नज़र उन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर है जो अब तक चीन में अपना प्रोडक्ट तैयार कर रही थी। चीन में कारोबार के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ता लेबर दुनिया भर की कंपनियों के लिए फायदे का सौदा होने के कारण आकर्षण का केंद्र रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से ऐसी खबरें आ रही हैं
कि करीब 1000 कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटने की तैयारी में हैं। इस मौके को भुनाने के लिए भारत में राज्य सरकारें श्रम कानूनों में बदलाव कर चीन जैसा कारोबारी माहौल बनाना चाह रही हैं, ताकि दूसरे देशों की कंपनियों को लुभाया जा सके। फिर मौजूदा वक्त में भयंकर बेरोजगारी का सामना कर रहे राज्यों के लिए रोजगार सृजन का यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि ट्रेड यूनियनों द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध क्यों किया जा रहा है। दरअसल ट्रेड यूनियंस को आशंका है कि उद्योगों को जांच और निरीक्षण से छूट देने से कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा। नए बदलावों के लागू होने से मजदूरों के काम करने की परिस्थितियां और उनको मिलने वाली सुविधाओं पर निगरानी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही शिफ्ट और काम के घंटों में बदलाव होने से हो सकता है कि लोगों को बिना साप्ताहिक अवकाश के प्रतिदिन ज़्यादा घंटे काम करना पड़े। उद्योग धंधों को ज़्यादा देर खोलने से श्रमिकों को डबल शिफ्ट करनी पड़ सकती है। हालांकि इसके लिए ओवर टाइम का प्रावधान किया गया है। पहले यह प्रावधान था कि जिन उद्योगों में 100 या उससे ज़्यादा मजदूर हैं, उसे बंद करने से पहले श्रमिकों का पक्ष सुनना होता था और अनुमति लेनी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मिल या कारखाना मालिक हायर एंड फायर पॉलिसी अपनाएंगे, यानी अब कभी भी कर्मचारी को बिना नोटिस के निकाला जा सकता है, जबकि अभी तक इसके लिए नोटिस देना पड़ता था। एक आशंका यह भी है कि यदि व्यवस्था जल्द ही पटरी पर नहीं लौटी तो उद्योगों में बड़े पैमाने पर छंटनी और वेतन कटौती शुरू हो सकती है। ग्रेच्युटी से बचने के लिए उद्योग ठेके पर श्रमिकों की हायरिंग बढ़ा सकते हैं। फिर मजदूर यूनियनों को मान्यता न मिलने से कर्मचारियों के अधिकारों की आवाज़ कमजोर पड़ने का अंदेशा है। इसलिए ट्रेड यूनियनों को डर है कि मजदूरों का शोषण जहां पहले से ही होता रहा है, वहीं अगर नए बदलावों से कंपनियों को पूरी छूट दे दी जाएगी तो शोषण और ज़्यादा बढ़ जाएगा और कानून की आड़ में उन्हें मनमानी करने की खुली छूट मिल जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि श्रम कानूनों के निलंबन से मजदूर पूंजीपतियों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे, जिससे बंधुआ मजदूरी के एक नए स्वरूप में प्रचलित हो जाने की संभावना है। इन बदलावों के चलते मजदूरों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे दरकिनार कर दिए गए हैं। इनमें न्यूनतम मजदूरी एक्ट काफ़ी अहम है, जिसके मुताबिक एक तय अमाउंट मजदूरों को देना कंपलसरी होता है। सभी उद्योग इसी के तहत श्रमिकों का पेमेंट करते हैं, लेकिन अब सब अपनी सुविधानुसार करेंगे। इसके अलावा ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन यानी समान पारिश्रमिक एक्ट, बोनस एक्ट और प्रोविडेंट फंड से जुड़े तमाम अहम एक्ट अब निष्प्रभावी हो गए हैं। श्रमिकों के खानपान, स्वास्थ्य से संबंधित कानून भी निष्प्रभावी कर दिए गए हैं। ऐसे में बड़ी चिंता यह है कि मजदूरों के हितों की रक्षा कैसे होगी। श्रम कानूनों के निष्प्रभावी होने से संगठित क्षेत्र के रोजगार भी असंगठित क्षेत्र के रोजगार में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी, जिससे मजदूरी दर में तेजी से गिरावट आएगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर आगे की राह क्या हो। किसी भी अर्थव्यवस्था में श्रमिक एक एसेट की तरह होता है। अगर वह बेहद कम वेतन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घंटों तक काम करेगा तो उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने के साथ उसकी क्रय शक्ति यानी कुछ खरीदने की कैपेसिटी बेहद कम हो जाएगी। किसी भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को क्रय शक्ति सीधा प्रभावित करती है। पिछले कुछ सालों से अर्थव्यवस्था जटिल परिस्थितियों से गुजर रही है। देश में कुल मांग कम हो रही है, लोगों की जेबों में पैसा नहीं है, इसलिए मांग कम रहने से बाजार में भी मंदी की स्थिति है। श्रम कानूनों में ढील देने वाले राज्यों के अतीत के अनुभव बताते हैं कि ऐसे प्रयास निवेश को आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने में विफल रहे हैं। ऐसे में श्रम कानूनों में बदलाव से भले ही उत्पादन बढ़ जाए, लेकिन मांग में तेजी आने की संभावना कम है। इसलिए क्रय शक्ति को बढ़ाते हुए मांग को बढ़ावा देना जरूरी है। अर्थव्यवस्था पर छाए संकट की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रूप से चलाए रखने के लिए उदार श्रम सुधारों की जरूरत है। इन श्रम सुधारों के जरिए ही विदेशी निवेशकों को अपने यहाँ कारोबार के लिए आकर्षित किया जा सकता है, जो इस समय रोजगार सृजन के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन सरकार को श्रम कानूनों में सुधार करते समय मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उन पर इन सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही श्रम सुधारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना चाहती है तो काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की बजाय इसे 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट में कराया जाना चाहिए,
ताकि ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। कर्मचारियों को कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर, सुरक्षा उपकरण, साफ टॉयलेट्स जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। सरकार को श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे। निवेश आकर्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। इसके लिए सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप श्रम सुधारों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि संकट के इस दौर में श्रमिकों के कल्याण के साथ साथ अर्थव्यवस्था की गिरती हालत को भी संभाला जा सके। तो चलिए नोट करते हैं आज का सवाल। राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों और उनके संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिए।